मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ DDL चैप्टर। DDL इसी को कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो हियर टुडे इज द डेट इज 11/25, डे इज सैटरडे। ठीक है, अभी हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ DDL। यहाँ पे व्हाट इज अ DDL। ओके, so DDL stand for data definition language। तो हम यहाँ पे PostgreSQL सीख रहे हैं। तो हियर इन PostgreSQL are used to create or define and manage database object such as database नंबर 1, नंबर 2 स्कीमा, नंबर 3 टेबल, नंबर 4 इंडेक्सेस, नंबर 5 व्यू, नंबर 6 प्रोसीजर एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सीख रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पे तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें कुछ कमांड प्रोवाइड करता है, तो जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, जैसे कि डाटाबेस होता है, स्कीमा होता है, टेबल, इंडेक्सेस, व्यू, प्रोसीजर एक्सेट्रा, इसी को हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना मतलब इसको क्रिएट करना और इसको मैनेज करना, तो ये सारे काम करने के लिए यहाँ पे DDL कमांड का इस्तेमाल होता है। तो हम DDL कमांड को डीप में जानेंगे और इसके कोड किस तरीके से किया जाता है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो थ्योरी में पहले हम इसके पूरे लॉजिक और कंसेप्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम। ठीक है, सो हियर DDL के अंदर सबसे पहला जो आता है यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ DDL, DDL का ऑपरेशन। यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन DDL परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 है यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन है, तो यहाँ पे यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसका पहला ऑपरेशन है क्रिएट ऑपरेशन। तो क्रिएट ऑपरेशन ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे कि नंबर ए है क्रिएट डेटाबेस, नंबर 1। नंबर 2 है क्रिएट टेबल, नंबर 3 क्रिएट इंडेक्स, नंबर 4 क्रिएट व्यू, नंबर 5 क्रिएट स्कीमा, क्रिएट सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्रिएट कमांड जो है
तो क्रिएट कमांड का इस्तेमाल क्या करता है, ये अलग अलग डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्रिएट डेटाबेस को हमें क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल को क्रिएट करना है, इंडेक्सेस होते हैं, व्यूज़ होते हैं, क्रिएट स्कीमा होती है, क्रिएट सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए DDL कमांड का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए क्रिएट कमांड। ओके, यहाँ पे तो हम उसके बारे में और भी डीपली देखेंगे। हम पहले इसका DDL का ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद उसका ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन है इसका अल्टर ऑपरेशन। अल्टर ऑपरेशन used to modify existing database object, तो यहाँ पे अल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस के बनाए गए हैं उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम यहाँ पे अल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अल्टर ऑपरेशन में क्या क्या आते हैं यहाँ पे, नंबर 1 अल्टर टेबल, नंबर 1। नंबर 2 अल्टर डेटाबेस, नंबर 3 अल्टर स्कीमा, नंबर 4 अल्टर सीक्वेंस, नंबर 5, ठीक है, अल्टर सीक्वेंस, ठीक है। तो स्कीमा, अल्टर टेबल, अल्टर डेटाबेस, अल्टर सीक्वेंस, तो ये जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है हमारे, इसको चेंज करने के लिए अल्टर कमांड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है DDL का ऑपरेशन, यहाँ पे नंबर 3 ऑपरेशन है इसका ड्रॉप ऑपरेशन। यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो डेटाबेस यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो जो भी हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं उसको डिलीट करना है हमें, तो हम यहाँ पे ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ड्रॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, यहाँ पे ड्रॉप ऑपरेशन, यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ड्रॉप करते वक्त हम क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं, नंबर 1 ड्रॉप टेबल को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है ड्रॉप डेटाबेस को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, डेटाबेस। उसके बाद है ड्रॉप इंडेक्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं हम यहाँ पे, ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप व्यू, हम व्यू को भी ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ड्रॉप स्कीमा, हम स्कीमा को भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम ये सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, दिस इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कैन बी ड्रॉप बाय DDL ड्रॉप कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करके हम ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवरव्यू चल रहा है, ओवरव्यू के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है रादर देन डायरेक्टली कोडिंग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे DDL का ऑपरेशन है यहाँ पे ट्रंकेट ऑपरेशन, इसके बारे में आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ट्रंकेट। ओके,
So it is used to delete all data from table without logging individual रो डिलीशन। अगर आपको डेटाबेस के अंदर का सारा डेटा रिमूव करना है तो आप ट्रंकेट कमांड यूज कर सकते हैं, ना कि एक सिंगल रो आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉगिंग वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी नहीं जाती है। जब टेबल के डेटा हम ट्रंकेट करते हैं यहाँ पे, तो पूरा डेटा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये ऑपरेशन भी DDL कमांड के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद रीनेम ऑपरेशन है यहाँ पे नंबर 5। रीनेम ऑपरेशन, रीनेम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, रीनेम डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हमारे हैं उनको क्या करना है, रीनेम करना है। तो यहाँ पे रीनेम ऑपरेशन DDL कमांड का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम रीनेम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 रीनेम टेबल, टेबल को रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड हम यहाँ पे रीनेम कॉलम, टेबल की कॉलम को भी हम रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक इसके अंदर जो पॉइंट है, इसके अंदर फिर डीप में हर एक चीज़ें बहुत सारी है, ये हमें प्रोग्रामेटिकली देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे थियरी में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना। इसके बाद आता है नंबर 6 DDL ऑपरेशन, कमेंट ऑपरेशन। add comment to database object, add comment to database object, for documentation purpose। अगर आपका कोड का कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आप यहाँ पे कमेंट ऑपरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, DDL का, डेटाबेस ऑब्जेक्ट को कमेंट देने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ के लिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद DDL कमांड का ऑपरेशन है यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट ऑपरेशन है यहाँ पे, ग्रांट ऑपरेशन यहाँ पे कंट्रोल परमिशन ऑन डाटाबेस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल परमिशन ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा डेटाबेस, उसकी परमिशन को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रांट कमांड का इस्तेमाल करते हैं कि कौन से यूज़र को क्या एक्सेस देना है, किस यूज़र को क्या अलाउ करना है, इसलिए उसको ग्रांट ऑपरेशन कहा जाता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे रिवोक ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिवोक परमिशन फ्रॉम यूज़र, डिलीट और रिवोक परमिशन फ्रॉम यूज़र। जो परमिशन दिए गए हैं उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे रिवोक कमांड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर DDL कमांड के अंदर आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि कांस्टेंट 9 DDL कमांड ऑफन इंक्लूड यहाँ पे कांस्टेंट ऑपरेशन। So DDL command is often include
constraint for ensuring data integrity, for ensure data integrity। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है इसको रूल भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रूल यहाँ पे। ठीक है, तो DDL कमांड के अंदर कंस्ट्रेंट भी इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। DDL कमांड इज ऑफन इंक्लूड अ कंस्ट्रेंट फॉर इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा एक्यूरेसी चेक करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रूल होते हैं। उस रूल के हिसाब से डेटा आपका डेटाबेस में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट DDL कमांड के अंदर यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पोस्टग्रे SQL support table inheritance, table inheritance allowing a child table, allowing child table to inherit properties from parent table, parent table। ठीक है, तो यहाँ पे PostgreSQL टेबल का इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। तो इनहेरिटेंस भी DDL के अंदर आता है कि चाइल्ड और पेरेंट के अंदर आप इनहेरिटेंस बना सकते हो। जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी खुद के अंदर डिराइव करके ले सकता है। तो प्रॉपर्टी का मतलब उसके जो कॉलम्स है पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड कॉलम के अंदर चले आते हैं। तो ये एक पोस्टग्रे का फीचर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी जो ऑपरेशन है ये DDL के ऑपरेशन यहाँ पे। तो हमें एक एक ऑपरेशन अभी सेपरेट देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का डेटा PostgreSQL अलाउ करता है स्टोर करने के लिए। उसके बाद ही हमारे सारे ऑपरेशन यहाँ पे वर्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप इन PostgreSQL। टाइप्स इन PostgreSQL। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप का मतलब होता है कि इस मतलब डेटा का एक टाइप होता है, प्रकार होता है डेटा का। ओके, तो हर एक डेटा का प्रकार जो होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा अलग अलग होता है। ओके, और डेटा टाइप एक नेम होता है, डेटा के एक प्रकार को दिया गया नेम है। तो यहाँ पे व्हाट इज द डेटा टाइप लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हाट इज द डेटा टाइप। ठीक है, तो हियर डेटा टाइप इज अ size and format of a specific data data type is a name given to specific size and format of a data। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? एक नेम होता है जो कि हम स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट के डेटा को दिया जाता है। जैसे डेटा यहाँ पे होता है, यहाँ पे डेटा ये हमारा डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है डेटा का साइज होता है यहाँ पे, और दूसरा होता है डेटा का फॉर्मेट। एक होता है डेटा का साइज
और एक होता है डेटा का फॉर्मेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइज़ और फॉर्मेट ये दोनों से मिलके क्या बनता है, इसको एक नेम दिया जाता है, नेम, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप का मतलब होता है कि टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो डेटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब डेटा की साइज़ और फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन साइज एंड फॉर्मेट उसको एक नाम दिया गया है और उसी को कहा जाता है डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हियर PostgreSQL सपोर्ट वेरिएटी ऑफ डेटा टाइप। PostgreSQL सपोर्ट वैरायटी ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो PostgreSQL के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स है, अलग अलग तरीके के डेटा टाइप है, अलग अलग तरीके से का डेटा आप स्टोर कर सकते हो PostgreSQL के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हियर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पे डेटा टाइप्स इन PostgreSQL। ठीक है, तो नंबर 1 है यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप। डेटा टाइप्स, ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा का प्रकार है यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारे डेटा आते हैं यहाँ पे। ओके, सो हियर यूज टू स्टोर नंबर, यूज टू स्टोर number with or without fractional part। ठीक है, अब न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब यहाँ होता है कोई भी न्यूमेरिक डेटा, मतलब कोई भी नंबर डेटा हो सकता है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो भी डेटा का प्रकार है उसी को न्यूमेरिक डेटा टाइप कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा टाइप का नाम है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डेटा टाइप नंबर 1 न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्मॉल इंट, ये एक डेटा का टाइप है स्मॉल इंट। इस टाइप का डेटा जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, ये स्टोर करता है, स्टोर स्मॉल इंटीजर, स्मॉल इंटीजर स्टोर करता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि नंबर होता है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये नंबर स्टोर करता है, जैसे इसका एग्जांपल 1 2 3 4 2 3 5। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा जो भी होता है उसी को हम स्मॉल इंट कहा जाता है उसको। ठीक है, या और उसके बाद है यहाँ पे नंबर 2 डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो इंटीजर, इंटीजर और इंट, इंटीजर और इंट। ठीक है, तो ये इट स्टोर स्टैंडर्ड इंटीजर, जो रेगुलर नंबर है आपका न्यूमेरिक डेटा है यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपका डेटा है यहाँ पे 4 3 2 5 9 8 4 2 3 2 1 5 7 8 9। तो इस तरीके की जो भी नंबर्स आपको स्टोर करना है तो आप क्या यूज करना है, आपको इंटीजर और इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। तो PostgreSQL के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो पहले हमें उसका डेटा का टाइप मेंशन करना पड़ता है, फिर जाके हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने डेटा का टाइप अलग डिफाइन किया है और अलग डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ सकता है, दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। तो जो डेटा का साइज आपने डिफाइन किया है वही डेटा उसके अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद है यहाँ पे थर्ड बिग इंट। बिग इंट ये भी डेटा टाइप है, इसका पर्पज होता है स्टोर लार्ज इंटीजर।
तो बिगिन डेटा टाइप जो भी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बड़ा इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो आप उसके अंदर 7899832 सो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो जिसका नाम बिगिन है। तो बिगिन का इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े नंबर को स्टोर कर सकते हो जो कि विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल, उसके बाद है नंबर 4 डेसिमल। यहाँ पे P और यहाँ पे S, ओके। सो P इक्वल टू प्रेसिशन एंड S इज इक्वल टू स्केल, ओके। तो इसका मेन पर्पज होता है यहाँ पे स्टोर एग्जैक्ट नंबर विथ precision and scale, precision and scale, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको एग्जैक्ट नंबर स्टोर करने होते हैं आपको, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है डेसिमल यहाँ पे 3 कॉमा और प्रेसिशन लिखे है 4 यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 लिखे तो मैं 3 डिजिट नंबर यूज़ करूँगा यहाँ पे 3 4 या फिर 5 8 3 और पॉइंट दे के यहाँ पे ये 4 जो है स्केल है यहाँ पे 4 4 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रेसिशन और ये हो गया आपका स्केल, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट नंबर स्टोर करना है तो आप डेसिमल डेटा टाइप का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हो कि आपको कितने नंबर्स आपको स्टोर करने हैं और उसके बाद कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आपको स्टोर करने हैं। तो ये इसके लिए आप यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 दिए है और मैक्सिमम 4 दिए, तो मिनिमम आप नंबर कितने भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मैंने 3 दिया है यहाँ पे प्रिसिशन, तो मैं 2 नंबर भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे 3 दिया है तो मैं 2 4 पॉइंट के अंदर 4 देना है तो मैं 2 3 का मिनिमम नंबर भी दे सकता हूँ, लेकिन नॉट मोर देन ये जो नंबर मैंने दिए है उसके ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मिनिमम नंबर मैं उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ डेसिमल डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद है आपका नंबर 4 यहाँ पे हुआ, नंबर 5, नंबर 5 न्यूमेरिक, P for precision, S for scale, P for precision, S for scale, similar to decimal। ये decimal जैसे होता है, decimal used for exact precision, ठीक है। तो अभी ये जो है नंबर यहाँ पे न्यूमेरिक यहाँ पे, तो जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है एग्जांपल, तो ये न्यूमेरिकल जो डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे न्यूमेरिक और मैं प्रिसिशन 4 देता हूँ कॉमा और स्केल देता हूँ 3, तो 4 और 3 स्केल दिया तो एग्जैक्ट उसी टाइप का डेटा हमें यहाँ पे स्टोर करना होता है। मतलब स्केल के कितना है, प्रिसिशन 4 है तो हम डेटा देंगे 2 3 4 8, ठीक है, 4 डिजिट्स कॉमा और 3 प्रिसिशन है 4 3 2, तो एग्जैक्ट वही जो दिया है आपने यहाँ पे
न्यूमेरिक के अंदर प्रिसिशन और स्केल, तो एग्जैक्ट उसी तरीके का डेटा हमें देना है जो कि उस प्रिसिशन और स्केल को मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा टाइप है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 6 रियल। रियल डेटा टाइप है यहाँ पे, रियल डेटा टाइप है रियल। स्टोर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्टोर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर आपको रियल डेटा टाइप यूज़ करना है तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा जो है वो सिंगल प्रिसिशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1.3483, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिसका जो यहाँ पे ये जो प्लेस है यहाँ पे एक ही डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्केल है ये कितने भी होने चाहिए। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसको हम रियल डेटा कहते हैं। अगर आपको ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसके अंदर प्रिसिशन कितना है, यहाँ पे सिंगल है, जैसे कि एग्जांपल 5.231, तो यहाँ पे ये जो है प्रिसिशन सिंगल डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट। ओके, तो इस टाइप का जो भी डेटा है आपको स्टोर करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे रियल डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो रियल डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है आपका डेटा जो भी है वो यहाँ पे सिंगल प्रिसिशन डेटा है। ओके, तो सिंगल प्रिसिशन मतलब पॉइंट के पहले एक ही डिजिट होना चाहिए और पॉइंट के बाद मल्टीपल डिजिट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रियल नंबर हो गया यहाँ पे। नंबर 7 सीरियल। सीरियल आपका डेटा पर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप सीरियल यूज कर सकते हो तो यहाँ पे ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर 4 बाइट। ऑटो इंक्रीमेंट नॉर्मली 4 बाइट का होता है। ठीक है, तो अगर आपको डेटाबेस के अंदर ऐसी कोई फील्ड रखनी है, टेब कॉलम जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसका डेटा टाइप आप सीरियल रखो। तो जैसे आप डेटा टाइप सीरियल रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसकी फील्ड एक से बढ़ाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट करेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल इस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सीरियल शुरू होता है 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है 8 नंबर पे आता है यहाँ पे बिग सीरियल। बिग सीरियल बिग सीरियल डेटाबेस आता है यहाँ पे। ये भी क्या करता है, ऑटो इंक्रीमेंट करता है, ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर। नॉर्मली ये 8 बाइट का होता है, मतलब बड़ा नंबर होता है इंटीजर। ठीक है, तो आप बिग सीरियल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड चाहिए जिसके अंदर बड़ा नंबर है, यहाँ पे नंबर तक आप ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के 1 2 3 4 5 अप टू n। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट करेगा यहाँ पे। तो आप इसके ऊपर बिग सीरियल आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो हियर उसके बाद है डबल प्रिसिशन। डबल प्रिसिशन।
अब ये डबल प्रिसिशन क्या करता है, इट स्टोर डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या करता है, सेव करता है, डबल प्रिसिशन। ओके, तो बड़ा मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 348.34832। तो यहाँ पे जैसे 49357.68738। तो ऐसे बड़े नंबर जो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के, तो आप डबल प्रिसिशन से उसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर आपको यूज़ करना है, तो आप डेटा टाइप यूज़ करोगे डबल प्रिसिशन, यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई न्यूमेरिकल टाइप के बारे में। तो न्यूमेरिकल टाइप के अंदर इतने डेटा टाइप से 8-9, तो ये डेटा टाइप्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपको डेटा स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का डेटा यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर, उसके बाद है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी हमें जो भी डेटा हमारा टेक्सचुअल डेटा है, ये सेव करने के लिए किस तरीके के डेटा के टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और स्ट्रिंग। अगर हमें टेक्स्ट और स्ट्रिंग डाटा डेटा हमारा टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसको हमें सेव करना है, तो हमें कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें से नंबर 1 है यहाँ पे क्यार, और इसके अंदर ये नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्यार और एन का मतलब आप कोई भी नंबर दे सकते हो, तो उतना ही नंबर का कैरेक्टर का आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे क्यार और मैंने 5 दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मैं 5 कैरेक्टर तक डेटा ABCDE इतना ही डेटा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितना कैरेक्टर आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं यहाँ पे, तो उतने ही कैरेक्टर का डेटा हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्यार और इसके अंदर एन नंबर ऑफ कैरेक्टर आप यूज़ करना चाहते हो इस टाइप का डेटा टाइप, तो उतने ही कैरेक्टर आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा टाइप है, ये इसी को कहा जाता है क्यार। ठीक है, नाउ सेकंड वर्कर एन वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर string with a maximum length of n। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है, वर्कर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लिया वर्कर और मैंने दे दिया 5। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं मिनिमम कितने भी कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, मिनिमम एनी कैरेक्टर। ओके, एंड मैक्सिमम कितने यूज कर सकता हूँ मैं, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर, जितने मैंने दिए हैं उतने। ठीक है, तो जैसे 5 वर्कर 5 दिए, तो मैं यहाँ पे ABC 3 भी यूज कर सकता हूँ, AB 2 भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैक्सिमम 5 ABCDE इतने भी यूज कर सकता हूँ,
या फिर ABCDEF, ये कितने हो गए 6 कैरेक्टर। तो मोर देन 5 कैरेक्टर मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मिनिमम कितने भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितना दिया है उतने कैरेक्टर मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसके आगे ज़्यादा कैरेक्टर मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके का जो भी डेटा टाइप है उसको हम वर्कचर बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वर्कचर, जो कि टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट 3, टेक्स्ट डेटा टाइप है। टेक्स्ट डेटा टाइप का मतलब होता है अनलिमिटेड लेंथ स्ट्रिंग, अनलिमिटेड लेंथ स्ट्रिंग यूज्ड फॉर लार्ज टेक्स्ट डाटा, लार्ज टेक्स्ट डेटा, ठीक है। तो अभी आप अगर टेक्स्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका मतलब आप अनलिमिटेड लेंथ का डेटा स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको अनलिमिटेड लेंथ का डेटा स्टोर करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलम के लिए। तभी जाके उस कॉलम के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा क्या करोगे, स्टोर कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो हियर उसके बाद है बाइनरी डेटा टाइप। नंबर 3, बाइनरी डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप ही आपका डेटाबेस के की टू सक्सेस पॉइंट है। डेटा टाइप को अच्छी तरीके से अगर आप समझ गए तो आप आधी लड़ाई जीत गए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर डेटाबेस हो, डेटा को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छी तरीके से, और उसके टाइप को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको आधा सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो डेटाबेस के डेटा टाइप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डेटा टाइप चैप्टर को लोग बहुत इजीली कंसिडर करते हैं यहाँ पे, बट अगर बात करें तो यही चैप्टर के ऊपर सारे चीज़ें डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बाइनरी डेटा टाइप, ओके। सो यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा such as image files और बाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो जो भी हमारा बाइनरी डेटा होता है, ओके, तो बाइनरी डेटा मतलब यहाँ पे बाइनरी का मतलब होता है 2 बाइनरी। तो बाइनरी डेटा जैसे 011 के फॉर्म में जो होता है डेटा, तो इस तरह का डेटा जो होता है, जैसे हमारी इमेज के अंदर बाइनरी डेटा होता है, फाइल के अंदर भी बाइनरी डेटा होता है बाइट के फॉर्म में। तो इस तरह का डेटा हमें स्टोर करना है तो बाइनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर एक है डेटा टाइप बाइट ए, BYT ए बाइट ए स्टोर बाइनरी स्ट्रिंग बाइट एरे, ओके। तो जो भी डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में है वो डेटा आपको स्टोर करना है, तो बाइट ए नाम का जो डेटा टाइप है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉलम के लिए, जिसके अंदर आप बाइनरी डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, जो कि आपका बाइट एरे होता है यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है। एग्जांपल जैसे बाइनरी डेटा है, यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिंग है जैसे /XDEAF236FB, इस तरह का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल। तो दिस इज ए हेक्साडेसिमल ऑफ बाइनरी डेटा, ठीक है।
तो बाइनरी डेटा का हेक्साडेसिमल फॉर्म है यहाँ पे, तो इस फॉर्म में डेटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर अभी आपको डेटा यहाँ पे रखना है, तो बुलियन टाइप यहाँ पे हम देखेंगे, बुलियन टाइप, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। स्टोर लॉजिकल वैल्यू whether true और false और null, ठीक है। अगर आपको कोई लॉजिकल वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू का मतलब एक तो वन और ट्रू और फॉल्स, इसको हम लॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अगर लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। अगर आपको लॉजिकल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो कॉलम के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे ट्रू और फॉल्स और नल वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा बुलियन, यहाँ पे बुलियन, बुलियन डेटा यहाँ पे लॉजिकल ट्रू, या तो ट्रू सेव कर सकते हो या तो फॉल्स सेव कर सकते हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू सेव करने के लिए आपको बुलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ओके। इसके बाद है एरे डेटा टाइप। ये डेटा टाइप ध्यान में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको डेटा कौन सा टेबल क्रिएट करते वक्त आपको क्या डेटा टाइप डिफाइन करना है, किस डेटा के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही है, तभी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट टेबल करने से पहले आपको ऑपरेटर और डेटा टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे की चीज़ें कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्रिएट टेबल एंड कमांड फायर करना ये सही बात नहीं है, उसके लिए जो चीज़ें लगती है डीप में वो चीज़ें आपको पहले पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमें कॉलेज में या इधर में इतना बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाते, इसलिए हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, डायरेक्टली कोडिंग पढ़ाते हैं, इसको ये बोलना है, इस तरीके से लेना है। तो इसका परिणाम ये होता है कि हमें वो चीज़ आती है लेकिन कंसेप्चुअली दिमाग काम नहीं करता है, और उसका परिणाम ये होता है कि इंटरव्यू में हम पास नहीं हो नहीं पाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एरे डेटा टाइप। यहाँ पे एरे डेटा टाइप, ओके। स्टोर एरे ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप जो होते हैं एरे मतलब सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप। तो हियर व्हाट इज मीन बाय एरे, हम एरे का यहाँ पे लिख के देंगे, एरे इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑफ अ सेम टाइप, ठीक है। तो सेम टाइप का सीक्वेंस ऑफ डेटा जो होता है, डेटा का सीक्वेंस आप डायरेक्टली एरे को डेटाबेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए डेटा टाइप यूज़ करना है आपको एरे, और यहाँ पे इट अलाउ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ सिंगल टाइप। एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू आप डायरेक्टली एरे के फॉर्म में सेव कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ये हो गया आपका एरे, जैसे मैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया एरे। सो दिस इज कॉल्ड एज एरे, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक नंबर है, हर एक नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है, मतलब यहाँ पे कोई डेटा इसका
फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं है, तो इसी को कहा जाता है एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो एरे ऑफ स्ट्रिंग भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये बी सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे ऑफ स्ट्रिंग भी डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, आपका एरे ऑफ डेटा टाइप होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, यहाँ पे डेटा टाइप है UUID। ये एक डेटा टाइप यहाँ पे, इसका पर्पज़ होता है, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये UUID एक ऐसा एक आईडी होता है कि जो जब बनता है तो इससे जो आईडी बनती है वो कभी सेम नहीं होते हैं यूनिवर्सली, मतलब किधर भी आप आईडी बनाओ कभी मैच नहीं होगा, हर वक्त ये डिफरेंट आईडी जनरेट करेगा, कभी सेम आईडी इसका कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके का जो UUID होता है, हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाना होता है। ओके, तो इसके लिए हम UUID फंक्शन का इस्तेमाल करके UUID हम क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके का UUID अगर आपको सेव करना है कॉलम के अंदर, तो आपको डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा UUID यहाँ पे। ठीक है, तो हियर स्टोर्स यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, स्टोर यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जैसे इसका डेटा टाइप है UUID, ये डेटा टाइप है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर 128 बिट का यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे 550E8400 E29B412D A716, और यहाँ पे 43282334897 ऐसा कोई जो भी नंबर जनरेट होता है यूनिक आइडेंटिफायर, जो नंबर किसी दूसरे नंबर से मैच नहीं होता है। अगर आप मल्टीपल नंबर भी जनरेट करते हो UUID का इस्तेमाल करके, लेकिन ये नंबर जो जनरेट होता है यूनिवर्सली यूनिक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर तो इस तरीके से इस टाइप का डेटा अगर स्टोर करना है आपको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, UUID यहाँ पे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है नेटवर्क एड्रेस डेटा टाइप। ठीक है, अब ये जो है नेटवर्क एड्रेस डेटा टाइप, मतलब यहाँ पे इन नेटवर्क के जो भी एड्रेसेस होते हैं उस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप बनाए गए हैं। तो वो डेटा टाइप यहाँ पे अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से है एक है यूज टू स्टोर IP एड्रेसेस, यूज टू स्टोर IP एड्रेसेस networks
नेटवर्क्स एंड मैक एड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क एड्रेस डाटा टाइप जो है, इसका मेन पर्पज़ होता है कि जो भी सिस्टम के ये नेटवर्क के आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है आईनेट। आईनेट डेटा टाइप है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है IPv4 और IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा अभी हम IPv4 यूज़ करते हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। तो IPv4 स्कीम है आईपी एड्रेस की, या फिर आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस स्टोर करने के लिए इस तरीके का डेटा टाइप यूज होता है, जैसे कि 192.168.1.1। तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। इस तरीके के आईपी एड्रेस स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कॉलम के लिए आईनेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है CIDR। तो यहाँ पे स्टोर IPv4 और IPv6 नेटवर्क। यहाँ पे IPv4 और IPv6 नेटवर्क जो होते हैं उसका भी एक एड्रेस होता है, तो वो स्टोर करने के लिए CIDR डेटा टाइप कॉलम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के अंदर 192.168.1.0/24, तो ये ऐसा नेटवर्क का एड्रेस होता है। तो इस तरीके के एड्रेस से स्टोर करने के लिए यहाँ पे CIDR इस्तेमाल होता है। जैसे उसके बाद होता है मैक एडर, मैक ADDR, मैक एड्रेस इसको कहा जाता है यहाँ पे। स्टोर मैक एड्रेस, मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है हमारे मशीन का। तो वो मैक एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको ये मैक एडर नाम का डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 08:00:2B:01:02:03। ठीक है, तो इस तरीके का जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस कहा जाता है। ये यूनिक एड्रेस होता है, हमारे मशीन के हार्डवेयर का एड्रेस होता है। तो इस तरीके के एड्रेस का डेटा आपको स्टोर करने के लिए मैक ADR आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अभी हमने देखा है। अभी इसके बाद हमारे और 2-3 डेटा टाइप यहाँ पे बाकी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जैसे डेट टाइम डेटा टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट टाइम, क्योंकि डेट टाइम के ऊपर हम ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो डेट टाइम के ऊपर हमें मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेट और टाइम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, बिकॉज टाइम इज़ 9:12 और देयर इज़ सम कैंडिडेट इज़ वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, तो आज इतना ठीक है। तो आप ये थ्योरी देख लो यहाँ पे डेटा टाइप की, ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सब पता चलने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे कोडिंग के लिए। तो अगर आपको ये आता है अच्छी तरीके से सब कुछ, तो आप कोडिंग बेहतर तरीके से कर सकते हो आप। ओके, और अच्छी तरीके से कोडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज सैटरडे छुट्टी होगी शायद, है ना।